हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि जिस राम मंदिर के निर्माण का हम कई दशकों से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो दिन आज आ ही गया। और आज का ये दिन यानी कि 22 जनवरी 2024 का ये दिन आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। तो आप सभी लोग आज खुशियाँ मना रहे होंगे। जैसा कि आप खुशी तो मना रहे हैं, खुशी के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यहाँ पे हम अपनी क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो हमें बताना है कि इनमें से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में किया जाता था। इसका जो राइट आंसर है वो है सेलखड़ी। ठीक है, जो सेलखड़ी है, इस सेलखड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के रूप निर्माण में यहाँ पे किया जाता था। आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो हड़प्पा काल की जो मोहरें थी, उनका जो आकार होता था वो कैसा होता था, बेलनाकार। तो याद रखना है, हड़प्पा काल की जो मोहरें थी उनका जो आकार था वो कैसा था, यहाँ पे बेलनाकार था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो एक हड़प्पा कालीन स्थल है लोथल, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इसी लोथल से हमें यहाँ पे ईरान यानी कि फारस की यहाँ पे मुद्राएं भी प्राप्त हुई थी, जिससे हमें ये पता चला था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसके क्या थे, ईरान यानी कि फारस से यहाँ पे क्या थे, व्यापारिक संबंध भी थे। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, लोथल से मिली मोहरों से इसकी जानकारी हमें मिलती है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी कि हमें सूची 1 में जो दिया है, यहाँ पे प्रमुख वंश दिए हैं, और दूसरी सूची में हमें इनकी स्थापना बतानी कि किसने करी थी। तो पहला कह रहा है यहाँ पे मौर्य वंश। ठीक है, तो जब मौर्य वंश की यहाँ पे स्थापना करी थी, ये करी थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला कह रहा है यहाँ पे सातवाहन वंश। ठीक है, जो सातवाहन वंश की यहाँ पे स्थापना करी थी, ये करी गई थी सिमुक के द्वारा। अगला है यहाँ पे गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी, ये करी थी यहाँ पे श्री गुप्त ने। और अगला यहाँ पे कुषाण वंश। कुषाण वंश की जो स्थापना करी थी, ये किसने करी थी, ये करी थी कुडुल कटफिसस के द्वारा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे आंसर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इन जो ये प्रमुख वंश थी, इनकी राजधानियाँ प्रमुख कहाँ कहाँ थी, इनकी राजधानियाँ भी देख लेते हैं। जो मौर्य वंश था, इसकी जो राजधानी थी मौर्य वंश की, ये कहाँ थी, ये थी पाटलिपुत्रा। ठीक है, आपको याद रखना है, मौर्य वंश की जो राजधानी थी ये कहाँ थी, ये थी पाटलिपुत्रा। फिर अगला है यहाँ पे सातवाहन वंश। ठीक है, इस सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, प्रतिष्ठान। ठीक है, आपको याद रखना है, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान थी। और ये किस नदी के किनारे थी, तो ये गोदावरी नदी के किनारे थी। आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है। अगला है यहाँ पे गुप्त वंश। ठीक है, इस गुप्त वंश की जो राजधानी थी, आपको याद रखना है, गुप्त वंश की जो आरंभिक राजधानी होती है वो होती है कौशाम्बी। बाद में इसको ये स्थानांतरित कर देते हैं कहाँ, पाटलिपुत्र। तो कभी एग्जाम में अगर आपको कौशाम्बी देखे तो आपको कौशाम्बी को भी टिक मारना है, या फिर अगर आपको कौशाम्बी ना दिया हो तो पाटलिपुत्र दिया हो तो आपको इसका आंसर मानना है पाटलिपुत्र, क्योंकि जिनकी आरंभिक राजधानी थी वो कौशाम्बी होती है, बाद में जिनकी राजधानी बनती है वो बनती है कौन, पाटलिपुत्रा। तो इसके दोनों आंसर यहाँ पे ठीक है। अगला यहाँ पे कुषाण वंश। कुषाण वंश की भी यहाँ पे 2 राजधानियाँ हैं। इनकी एक पहली राजधानी थी पेशावर, जिसको पुरुषपुर कहा जाता है, और एक थी मथुरा। ठीक है, जो मथुरा थी कुषाण वंश की यहाँ पे वो सांस्कृतिक राजधानी यहाँ पे थी। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक और हमें दिया है प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ, और दूसरी ओर दिए हैं इनके रचनाकार। तो हमें इनको मिलान करना है। पहला कह रहा है यहाँ पे गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, कात्यायन के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पे चचनामा, ये अली अहमद के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है। अगला है महाभाष्य, ये पतंजलि के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है। और अगला है यहाँ पे राज तरंगिणी, ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, तो बिल्कुल गलत है। जो राज तरंगिणी है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई है कल्हण के द्वारा। तो आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ पे कल्हण के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है इनकी खास बातें क्या क्या हैं। तो जो पहली यहाँ पे गार्गी संहिता है, ठीक है, जो कात्यायन की गार्गी संहिता है, इससे हमें क्या मिलती है, पहली तो हमें इससे ज्योतिष की जानकारी मिलती है। तो आपको याद रखना है
इससे हमें पहली यहाँ पे किसकी जानकारी मिलती है, ज्योतिष की, और दूसरी हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है भारत पर होने वाले यमन आक्रमण की जानकारी भी हमें किससे मिलती है, कात्यायन की गार्गी संहिता से मिलती है। अगला है यहाँ पे चचनामा जो अली अहमद की है, इससे हमें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, इससे हमें मिलती है अरबों की सिंध पर विजय। तो आपको याद रखना है अरबों की सिंध पर विजय की जानकारी भी हमें किससे मिलती है, ये चचनामा से मिलती है। और यहाँ पे अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है राज तरंगिणी, इससे हमें जो जानकारी मिलती है कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जो राज तरंगिणी है जिसको कल्हण के द्वारा लिखा गया है, ये पहली ऐसी संस्कृति किताब थी जिससे हमें इतिहास का क्या मिलता है, यहाँ पे क्रमबद्ध क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो ये भी हमें किससे मिलता है, ये मिलता है राज तरंगिणी से यहाँ पे हमें मिलता है। तो आपको ये सारे फैक्ट यहाँ पे याद रखने हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है। तो रक्त और लौह की जो नीति थी यहाँ पे, ये संबंधित थी बलबन से। तो याद रखना है कि रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित थी, यहाँ पे ये संबंधित थी किससे, बलबन से। जो बलबन है यहाँ पे, बलबन ने यहाँ पे राज तत्व का सिद्धांत भी दिया था। तो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि राज तत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था बलबन के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। यानी कि राज तत्व सिद्धांत का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो राजा है वो क्या होता है, ईश्वर की परछाई है। ठीक है, राजा क्या, ईश्वर की परछाई है। यानी कि पृथ्वी पर जो राजा है वो ईश्वर का एक क्या है, एक प्रतिनिधि है। ये किसने बोला था, ये बोला था बलबन ने। ठीक है, इसके अलावा जो बलबन था यहाँ पे, बलबन ने यहाँ पे एक उपाधि धारण करी थी जिसका नाम था जिल्ले इलाही। ठीक है, तो जिल्ले इलाही की जो उपाधि धारण करी थी, ये भी किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी यहाँ पे बलबन के द्वारा। तो जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। ठीक है, और इसके बाद इसने यहाँ पे क्या किया था, इसने खुद को क्या बोला था यहाँ पे, इसने यहाँ पे एक नियाबत एक खुदाई। ठीक है, इसने खुद को क्या बोला था, नियाबत एक खुदाई भी इसने खुद को बोला था, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है, और इसने यहाँ पे एक प्रथा चलाई थी जिसका नाम था सजदा और पैबोस। ठीक है, सजदा एवं पैबोस की जो प्रथा चलाई थी, ये भी किसने चलाई थी, तो ये भी चलाई गई थी यहाँ पे बलबन के द्वारा। यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि किस युद्ध के बाद भारत पर डच कंपनी का अंत हो गया। तो हमें बताना है कि किस युद्ध के बाद भारत पर डच कंपनी का जो अंत हो गया था, किस युद्ध के कारण हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है बेदरा की लड़ाई। ठीक है, यानी कि बेदरा के युद्ध के बाद ही भारत पे डच कंपनी का क्या हो गया था, अंत हो गया था। जो ये लड़ाई थी ये डच और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, डचों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसमें जो अंग्रेज होते हैं वो डचों को यहाँ पे हरा देते हैं। और ये लड़ाई हुई कब, तो ये भी आपको याद रखना है, ये हुई थी 1759 में। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कहा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो 3 दिन का तमाशा कहा था, ये कहा था किसने, अश्विनी कुमार दत्त ने। ठीक है, तो याद रखना है आपने कि 3 दिन का तमाशा यहाँ पे किसने कहा था, ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यहाँ पे कहा था। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय किसके समय में हुआ। तो पंजाब का ब्रिटिश राज्य में जो विलय हुआ था, ये हुआ था किसके काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में ये हुआ था। और ये कब हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ये हुआ था 1849 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सुल्तान जैनुल आबदीन को। ठीक है, तो सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का क्या कहा जाता है, अकबर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो यहाँ पे जो सुल्तान जैनुल आबदीन था, इसने क्या किया था, कश्मीर के जो हिंदू अल्पसंख्यक थे और जो वहाँ पे संस्कृत साहित्य के संरक्षण पर इसने क्या किया था, वहाँ पे जजिया करके समाप्त किया था। इसीलिए इसको कश्मीर का क्या अकबर करके यहाँ पे संबोधित किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है यहाँ पे प्रश्न हमारा कि मध्य हिमालय स्थित है। तो जो मध्य हिमालय है ये किसके बीच में स्थित है, तो ये स्थित है किसके बीच में, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में यहाँ पे स्थित है, आपको याद रखना है। अगर हम इसमें देखें तो सबसे ऊपर हमारा जो आता है वो आता है ट्रांस हिमालय, इसके बाद हमारा आता है महान हिमालय, फिर उसके बाद हमारा आता है क्या, मध्य हिमालय, फिर हमारा आता है क्या, शिवालिक। ठीक है, फिर आता है शिवालिक, फिर आता है हमारा यहाँ पे गंगा के मैदान। तो हम देखें कि जो हमारा मध्य हिमालय पड़ रहा है ये महान हिमालय और किसके बीच में पड़ रहा है, शिवालिक के बीच में यहाँ पे पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, अगला प्रश्न है कि
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन होते हैं? पहला कह रहा है सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल ठीक है। अगला कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी की जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है ये हमें पढ़ता है अनुच्छेद 54 में, ठीक है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी यहाँ पे भाग लेते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। पहला कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, कह रहा है अनुच्छेद 108, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ये भाग 5 में पड़ता है, अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक, ठीक है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो 108 है इसमें क्या संयुक्त अधिवेशन है, जो कि गलत है। अगला है यहाँ पे भारत का निर्वाचन आयोग 324, बिल्कुल सही है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है 324 में है। अगला कह रहा है संघीय लोक सेवा आयोग, जो कह रहा है 213, बिल्कुल गलत है कि जो संघीय लोक सेवा आयोग है ये किस में पड़ता है? ये पड़ता है 315 में, ठीक है, याद रखना है हमारा 315 में है। और अगला यहाँ पे महाधिवक्ता, ये कह रहा है 76 में, बिल्कुल गलत, ठीक है। 76 में महान्यायवादी है, ना कि महाधिवक्ता, और जो महाधिवक्ता है ये पड़ता है हमारा आर्टिकल 166 में, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो हमें बताना है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है निम्न में इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है बेसाल्ट, ठीक है। तो बेसाल्ट जो है यहाँ पे आग्नेय चट्टान का यहाँ पे उदाहरण है। बेसाल्ट के साथ साथ यहाँ पे एक और याद रखना है ग्रेनाइट, ठीक है। तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट यहाँ पे आग्नेय चट्टान के यहाँ पे क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। और इन्हीं आग्नेय चट्टान को क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। और ये कैसी होती है? जीवाश्म रहित होती है, यानी कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन 10 डिग्री चैनल किसे किसे पृथक करता है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन 10 डिग्री चैनल है किसे किसे पृथक करता है। यहाँ पे गलती से हो गया, 10 डिग्री चैनल किसे किसे पृथक करता है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को यहाँ पे अलग करता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता था कि 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है, तो हम सीधे कहते थे अंडमान को निकोबार से यहाँ पे क्या करता है? ये अलग करता है। अब क्वेश्चन डिटेल में पूछा जा रहा है तो हम ये बोलेंगे कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से क्या करता है? ये अलग करता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की यहाँ पे स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वहाँ पे ये है हिल्टन आयोग, ठीक है। हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई थी। और जो हिल्टन आयोग ये आया था, ये कब आया था? 1926 में आया था, ठीक है। जबकि जो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है वो होती है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। कब होती है? ये होती है 1935 में। और कब होती है? 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को यहाँ पे याद रखना है आपको, भारतीय रिजर्व बैंक की यहाँ पे स्थापना होती है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है वो कब होता है? वो होता है 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का क्या होता है? राष्ट्रीयकरण किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष चुनाव का जो प्रावधान किया गया था ये किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव की बात हो रही है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव का जो प्रावधान किया गया था ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में किया गया था। और यहीं पर अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो इसका आंसर होता 1919, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये कब किया गया था? ये किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 15 अप्रैल 1980 को, ठीक है। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे किया गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि तारकुंडे समिति का संबंध किससे है?
तो जो तारकुंडे समिति का संबंध है यहाँ पे, ये है किससे? चुनावी सुधारों से। ठीक है, चुनावी सुधारों से यहाँ पे संबंधित है। और जो तारकुंडे समिति थी, आई कब थी? ये आई थी 1974 1975 में। ठीक है, इसके बीच यहाँ पे ये आई थी। ठीक है, किसकी सिफारिश पे आई थी? तो जयप्रकाश नारायण के सिफारिश पे यहाँ पे इसको लाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि बौद्धिक संपदा अधिकार में सम्मिलित है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार में कौन कौन सम्मिलित है? पहला कह रहा है पेटेंट, अगला कह रहा है कॉपीराइट और अगला फिर कह रहा है ट्रेडमार्क। तो ये सभी क्या होते हैं यहाँ पे? बौद्धिक संपदा अधिकार में यहाँ पे ये सम्मिलित हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी? ये की गई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, कब की गई थी? 12 जुलाई, डेट भी आपको याद रखनी है। 12 जुलाई 1982 को यहाँ पे क्या नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और ये की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, शिवरामन समिति की सिफारिश पे यहाँ पे नाबार्ड की यहाँ पे स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया? तो भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण किया था, ये कब किया था? ये किया था भारत ने 18 मई 1974 को। ठीक है, कब किया था? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में यहाँ पे क्या किया था? भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसका जो नाम रखा गया था, वो क्या रखा गया था? वो रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा इसका, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसको किया गया था, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा यहाँ पे रखा गया था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे, ये 1974 होना चाहिए था, गलती से यहाँ पे 71 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1974। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो कल फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।